हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको पता चल सके और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप उन सभी का आंसर भी आसानी से दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना सकूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ये हमारे सेकंड फिजिक्स के होंगे। जैसे आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र है और उसके बाद में तरंग प्रकाश की है, तो इन चैप्टर्स के ये क्वेश्चन होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन से क्या तात्पर्य है। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इंटर में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए, जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। यानी कि जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आए, ठीक है, और आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। यानी कि अगर प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार तल पर आती है और आपतित होने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही इसका डेफिनेशन होता है प्रकाश का परावर्तन का। तो देखिए, इसमें आपको कुछ डीपली ज्यादा नहीं समझना है, सिर्फ आपको इसका डेफिनेशन समझना है। ठीक है, तो समझ में आ गया डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। यानी कि जो एक समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखिए, यहां पर हम आंसर लिखेंगे, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो एक समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, जिसका कोई अंत ही ना हो। उसके बाद में देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यानी कि अगर कोई प्रतिबिंब समतल दर्पण से बना है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो लिखेंगे, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है, सदैव आभासी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है वो सदैव आभासी होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकृति की ली जाती है। यानी कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकृति की होती है। तो देखिए, यहां पर हम लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी की बात की जा रही है तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको, अगर आपका उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी एफ हम धनात्मक लेंगे। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होती है। ठीक है, होती
है। तो देखिए क्या कहा गया था कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकृति की ली जाती है। तो देखिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपका अगर उत्तल दर्पण दिया गया है तो वहां पर आपको फोकस दूरी जो लेना है वो धनात्मक लेना है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेना है वो ऋणात्मक लेना है। तो आप लोग कह सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेविंग करने के लिए समतल दर्पण के स्थान पर अवतल दर्पण क्यों उपयुक्त करते हैं। यानी कि जब आप सेविंग करते हैं, ठीक है, तो समतल दर्पण के स्थान पर आप अवतल दर्पण क्यों उपयोग में लाते हैं। यानी कि जब आप जाएंगे बाल कटवाने या सेविंग करवाने तो क्या होगा कि समतल दर्पण नहीं, आपको अवतल दर्पण मिलेगा, ठीक है, वहां पर आपको अवतल दर्पण मिलेगा। तो सेविंग करने के लिए समतल दर्पण के स्थान पर अवतल दर्पण क्यों उपयुक्त करते हैं। देखिए चेहरे को अवतल दर्पण के निकट रखने पर, यानी कि अगर आप अवतल दर्पण के निकट बैठे हैं तो जो आपका चेहरा है, ठीक है, दर्पण आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि अगर आप लोग अवतल दर्पण के सामने बैठेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित होगा और सीधा बनेगा, ठीक है, जिससे आपका चेहरा अच्छा लगेगा। जबकि समतल दर्पण आवर्धित नहीं बनाता है। आवर्धित का मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है, जिस प्रकार का आपका बॉडी है उससे थोड़ा और ज्यादा आवर्धित, यानी कि बड़ा आपको दिखेगा, थोड़ा और ज्यादा आप मोटे दिखेंगे, ठीक है। तो चेहरे को अवतल दर्पण के निकट रखने पर दर्पण आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए सेविंग करने के लिए समतल दर्पण के स्थान पर अवतल दर्पण को उपयुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, ताकि क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो चेहरा है वो आवर्धित दिखे, यानी कि बड़ा दिखे और प्रतिबिंब जो हमारा है वो सीधा बने, ठीक है। इसीलिए इस अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, देखिए तो देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, ये क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो लिखिए प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, देखिए परावर्तन मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर आपतित होता है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, देखिए प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, उसी की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक माध्यम में वायु है, एक माध्यम में जल है, तो अगर प्रकाश वायु से जल में जाएगा, वायु एक माध्यम है और जल एक दूसरा माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में, यानी कि उसके रास्ते में अगर कोई परिवर्तन हो तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाश का जो पथ है वो थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तन के प्रथम नियम को समझाइए। देखिए अपवर्तन का आपने नियम पढ़ा होगा, लेकिन आपको अपवर्तन का प्रथम नियम समझाना है। दो नियम होते हैं, तो आप लिखिए प्रथम नियम के अनुसार, अभी मैं समझा दूंगा। प्रथम नियम के अनुसार ठीक है, क्या कहा गया है। प्रथम नियम के अनुसार आप लिखिए आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रथम नियम के अनुसार, जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, इसके अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो प्रथम नियम है उसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये मान लीजिए, छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, ये एक तल है। ठीक है, तो इसमें आने वाली जो किरण है प्रकाश की, और अपवर्तित किरण जो आकर जा रही है वो, और जो अभिलंब है, ये तीनों देखिए एक ही तल पर है। ये एक तल है और इस पर आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण भी है और अभिलंब है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया मैंने आपको चित्र से कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण का मतलब जो अपवर्तन के पश्चात जा रही है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या तीव्रता में से क्या क्या अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो जो प्रकाश है उसका वेग होगा, उसका तरंगदैर्घ्य होगा, उसकी आवृत्ति होगी और उसकी तीव्रता होगी। तो इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी प्रकाश की इनमें से कौन सी राशि है जो नहीं बदलती। तो देखिए, इसमें जो आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अपरिवर्तित रहेगी, वो नहीं बदलेगी। बाकी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वेग भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, तीव्रता भी बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, यहां पर ये एक न्यूमेरिकल है जो कि हम लोग लगाएंगे। देखिए, सूर्य के प्रकाश को 1.5 अपवर्तनांक की 4 मिमी मोटाई की खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि सूर्य का प्रकाश है जो कि 1.5 अपवर्तनांक की 4 मिमी मोटी खिड़की को पार कर रही है, तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए, जो कुछ दिया गया उसको हम लिख सकते हैं। हमें दिया गया है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1.5। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर अब निकाल लेंगे प्रकाश का वेग। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, लिखेंगे खिड़की में प्रकाश का वेग। पहले वेग निकालेंगे तभी तो समय निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि समय इक्वल टू दूरी बटा वेग। ठीक है, तो खिड़की में प्रकाश का वेग, में प्रकाश का वेग। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे v से, और v इक्वल टू एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, v इक्वल टू c अपान, ठीक है, c अपान n, c अपान n, क्योंकि मैंने आपको बताया था n इक्वल टू c अपान b, तो यहां पर v इक्वल टू c अपान n आप लिख सकते हैं, जहां v है वेग, c है प्रकाश की चाल, n है अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू को रख देंगे। देखिए, प्रकाश की चाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कितना होता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n हमें दिया गया 1.5, तो कट कर देंगे, 2 आएगा क्योंकि 2 2 3। ठीक है, तो हमारा जो v यहां पर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारा इतना इतना अभी हमारा वेग आया है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे समय, क्योंकि हमें बताना है खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, समय आपको खिड़की को पार करने में लगा समय लिखेंगे, खिड़की को पार करने में लगा समय। ठीक है, तो बताइए समय इक्वल टू क्या होता है। समय इक्वल टू दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। तो देखिए, हमें दूरी दी गई है, कितना दिया गया है, दूरी हमारी है, यहां पर देखिए ध्यान से, दूरी हमें दी गई है। तो देखिए, हमें दूरी दी गई है 4 मिमी मोटाई, तो इसी को हम दूरी मानेंगे। ठीक है, जो 4 मिमी हमें दिया गया है इसी को हम दूरी मानेंगे। तो दूरी इक्वल टू हम यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 मिमी हमें दिया गया है, तो 4 मिमी को हम मीटर में पहले बदलेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हमारी दूरी आ गई। तो दूरी के स्थान पर हम इसी को रख देंगे। ठीक है, दूरी के स्थान पर हम लिखेंगे 4 × 10⁻³ वेग हमारा है 2 × 10⁸
2 का इसको कट कर देंगे, 2 बचेगा। तो फाइनली आपका जो समय आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा समय, क्योंकि हम समय निकाल रहे हैं। ठीक है, तो समय जो हमारा आएगा ये 2 ऐसे ही रहेगा आपका, गुणे 10 के पावर -3 है, इस ऐसे रहेंगे। 10 के पावर जो 8 है ये ऊपर जाएगा, तो नीचे प्लस में ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो 10 के पावर -8। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा समय आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -3 या -8, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा, तो 8 3 11, 10 के पावर -11 सेकंड। ठीक है, तो इतना समय लगेगा खिड़की को पार करने में। ठीक है, तो ये हमारा समय आ जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कि प्रिज्म द्वारा कौन सा ऐसा रंग है जिसकी प्रकाश किरण का विचलन जो है वो न्यूनतम होता है? तो देखिए हम लिखेंगे प्रिज्म द्वारा लाल रंग, ठीक है, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है। तो देखिए कहा गया आपसे कि प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश का किरण विचलन न्यूनतम होता है? तो देखिए प्रिज्म द्वारा लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि जो लाल रंग होता है जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो उस रंग का जो विचलन होगा वो सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ही हमारा होगा। देखिए प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से किस प्रकार संबंधित है? एक सूत्र छोटा सा बताना है कि जो हमारी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है इनमें संबंध क्या होता है? तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई अनुपाती होता है 1/λ⁴। ठीक है, लैम्डा की पावर 4। यही रिलेशन होता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में। देखिए आई है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और लैम्डा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और लैम्डा की पावर 4 है, तो यही दोनों में रिलेशन होता है। अब आप लोग आई लिख दीजिए थोड़ा सा, आई है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, यहां पर लैम्डा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो समझ में आ गया, यही इन दोनों में रिलेशन होता है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।